अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मारिया राना। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। नाजरीन, अब तक की सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने क्लीन चिट दे दी है और उन्होंने कहा है कि किसी किस्म के जो है वो किक बैक इसमें उसके सबूत नहीं मिल सके। याद है कि 16 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का ये जो है ये केस था। उसके अलावा दूसरी बड़ी खबर ये है कि KPKK के सेटअप के लिए जो है वो महमूद खान का नाम जो है वो फाइनल कर लिया गया है, लेकिन पंजाब का मामला ताहाल वही इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द किया गया है। इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा फिर दोनों पार्टियों में से जो है वो किसी को कबूल करना पड़ेगा। उसके अलावा जो मुआशी हालात के हवाले से आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF की शराइत जो है वो मानने के हवाले से उन्होंने उनकी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा है कि IMF की जितनी भी शराइत होंगी वो मानी जाएंगी, उसी से जो है वो रेलिवेंट मिनी बजट जो है वो भी लाया जाएगा। तो इसी मुनासबत से डॉक्टर साहब से मैं सवाल करूंगी कि डॉक्टर साहब, मईशत किस तरफ जा रही है, रियासत किस तरफ जा रही है, और सबसे अहम खबर जो आज की जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे के हवाले से है उस मुतालिक भी बताएगा कि जो भी हुकूमत आएगी वो अपने केसेस मुआफ़ करवा लेगी, अपोजिशन के केसेस खुलेंगे। किस तरह से देखते हैं? अच्छा, देखें, ये बहुत ही अच्छी बात है आपने जो सवाल किया कि सियासत और तरफ जा रही है, रियासत और तरफ जा रही है, मईशत और तरफ जा रही है। ये सब के ऊँट अलग अलग हैं, ये किस करवट बैठते हैं कुछ समझ नहीं आ रही। अभी आप ये समझ लें कि रियासत का निज़ाम बिल्कुल अलग इस तरह से है कि जिससे सियासत बिल्कुल मुत्तफिक नहीं, और सियासत जिस तरफ जा रही है उससे मईशत बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। और अगली दरार जो है वो मईशत और सियासत की है। कंप्लीटली मुसलसल जो है वो 3.5 साल जो है वो खान साहब का वो अनरेस्ट खत्म नहीं हुआ, अब आगे जो है वो एक और अनरेस्ट करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कॉन्ट्रैक्शन उन्होंने किया, फिर कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो है वो उन्होंने ओपन इकोनॉमी की तरफ जाने की कोशिश की, फिर कॉन्ट्रैक्शन की तरफ गए। 8 महीने जब शुरू किए तो असद उमर साहब से IMF का प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका, फिर उन्होंने शौकत तरीन साहब को ले आए, उससे पहले हफीज शेख साहब भी आए, तो किसी भी सूरत से ना मईशत पकड़ में आई। फिर टैक्सेशन का मामला था, टैक्सेशन उन्होंने कहा कि क्लियर किया जाए कि हमने बेहतरीन टैक्सेशन का प्लान बनाना है, और कॉन्ट्रैक्शन के लिए शब्बर जैदी साहब को लेकर आए। तो शब्बर जैदी साहब ने निहायत सख्ती जब की और 50,000 के ऊपर भी वो मतलब इतनी ज्यादा सख्ती कर दी कि 50,000 के ऊपर भी शनाख्ती कार्ड दिखा करके आपको जो है वो ट्रांजैक्शन करनी पड़ी थी। तो बिजनेस कम्युनिटी तो अजाब में पड़ गई। तो 3.5 साल के अरसे के अंदर बिजनेस कम्युनिटी की हालत ये थी कि वो कहते थे कि हमने अपना पैसा जो है वो पलंग के नीचे रख के उनको सुला दिया और अब हम कोई किसी किस्म का बिजनेस यहाँ नहीं करना चाहते। 800 अरब रुपए के वहां पे कराची के कई लेदर इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद हुई, और इसी तरीके से बेशुमार ऐसे मामलात है जो मैं बताऊं। अब पॉइंट ये है कि ये कंप्लीट पॉलिटिकल अनरेस्ट है, हर तरफ से अनरेस्ट है। अब कोई भी नेशनल कंसेंसस की तरफ नहीं आ रहा। एक पीपल्स पार्टी है जिसने तकरीबन 2013 के अंदर भी और 2008 में मुझे याद पड़ता है उससे पहले भी, तो वो उन्होंने एक दफा ये किया था कि पॉलिटिकल अनरेस्ट ना आए तो उन्होंने नून लीग को कहा था कि आप हुकूमत कर लें। इसी तरीके का एक रवैया उन्होंने अब भी किया कि आप हुकूमत कर लें, हम बैक ऑफ हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार गए या वो मतलब लताड़े गए या वो डर गए, ये मतलब नहीं होता। पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है और देखना है कि सिचुएशन क्या है। देखिए, मईशत की सिचुएशन हमारी कंप्लीटली डिपेंडेंट है IMF के ऊपर। आप ये मान लें कि आप पाकिस्तान का जो है वो सारे इकोनॉमिस्ट बराबर भी कर लें, आप सबको बिठा लें, कोई ये नहीं कहेगा, और कोई अगर वो होगा तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि IMF के बगैर आपकी मईशत नहीं चल सकती। IMF आपको कहेगी कि आपने लेवी किस तरह लगानी है, आपके जो डिस्कोज हैं 1,670 अरब रुपए आपने जिसको की मद के अंदर देने हैं, और आपके जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। इन हालात के मुताबिक जो पॉलिटिकल अनरेस्ट आपके सामने आ रहा है, नैब के जितने इन्होंने मामलात बनाए सारे के सारे इसलिए क्लियर हो रहे हैं क्योंकि वो सब के सब कच्चे थे। अब पूछना ये पड़ेगा कि नून लीग के आपने इतने सारे केसेस बनाए तो आप रिएक्शनरी काम क्यों कर रहे हैं? तो आप ये समझें कि जिस तरीके से जो कम्युनिज्म आई थी तो वो रिएक्शन की बेस पर आई थी, तो आज पूरी दुनिया के अंदर से कम्युनिज्म खत्म हो गई, और उसके अंदर सिर्फ जो कम्युनिज्म या मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो चाइना के अंदर है, और चाइना के अंदर भी माओ की थ्योरी जो है वो कमजोर हो गई, क्योंकि इतना ज्यादा सख्ती और हर वक्त रेजियस और रिवेंज और नैब और हर किसी से पैसा निकाल के स्विट्जरलैंड का पैसा 1400 अफराद है, 600 अकाउंट है, आप उनका पैसा नहीं ला सकते। अगर आप ये कहते हैं कि स्विट्जरलैंड में अकाउंट है तो उनको लेजिस्लेचर बताएं, उनको टेक्निकल तरीका बताएं कि आप पैसा उनसे खींच के वापस नहीं ला सकते, हमें मूव ऑन करना है। तो पॉपुलैरिटी के साथ
खान साहब बहुत आगे चले गए, लेकिन किसी भी चीज का डिसीजन जो है वो टेक द डिसीजन, मेक इट राइट वाला काम कर ही नहीं रहे। कायदे-ए-आज़म ने फरमाया था, को मैंने तो फरमाया नहीं था। तो पॉइंट ये है कि यहां पर आप देखें कि पीटीआई वहां पर जो है वो उधर जमात इस्लामी को भी तंग कर रही है, और इधर पीपल्स पार्टी के साथ पूरा हाथ नहीं मिलाने दे रही, कुछ उनको भी लेन देन कर रही है, फिर उधर भी लेन देन कर रही है। तो किसी एक जगह कोई बात सिर्फ ठहरे तो सही, तो हम बात करें। आईएमएफ को सेम ये कंसर्न है जो मैंने आपको बयान किया कि आपका टोटल पॉलिटिकल अनरेस्ट है, रियासत और है, सियासत और है। आगे चलिए। बिल्कुल चलिए जी, सेनेटर सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आपसे पूछूंगी। हाफिज नईम साहब ने भी कह दिया है कि कंप्रोमाइज्ड इलेक्शन थे, और आपकी इत्तेहादी जमात जो है एमक्यूएम, उन्होंने तो टोटली बाइकआउट किया। पीटीआई भी खुश नहीं थी। किस तरह से आप देखती हैं इलेक्शन को, बल्दियाती इलेक्शन को? जी बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए, पहले मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी जो डॉक्टर हसनैन बात कर रहे थे। देखिए, हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को जो इग्नोर नहीं कर सकते, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसी वक्त आती है जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो मुझे यहाँ पे ये कहना बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान साहब की पूरी सियासत जो है वो, उसका महवर जो है वो इंतशार, और मैं उसको अब नहीं कहूँगी कि आज वो अपोजिशन में है तो इंतशार है। मैं आपके सामने वो वाकयात रखना चाहती हूँ जो 2014 के थे, कि 2014 में जब वो अपोजिशन में थे तब भी उनकी सियासत का महवर इंतशार था। उन्होंने पार्लियामेंट को मुकद्दम नहीं जाना, उन्होंने एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। अगर वो कर लेते और अगर वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा सही तौर पे बनते, तो वो तजुर्बा उनको हो जाता कि जब उनको हुकूमत मिली तो वो इतनी नाकामियां ना अपने लिए जमा करते ना पाकिस्तान के लिए। यानी उस वक्त ये कहना कि हुंडी से पैसा भेजो, कौमी इदारों पे हमला करो, जो है फॉरेन जो विजिट्स हैं उनको सब अटैच करो, आप जो है सिविल नाफरमानी की हुकूमत चलाओ, ये तमाम वो वाकयात हैं जो मैं समझती हूँ जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी जिम्मेदार शख्स कभी अपने मुल्क के अवाम को, चाहे वो अपोजिशन का लीडर हो, ये तरगीब नहीं दे सकता कि आप हुंडी से पैसा भेजें। अच्छा मैडम, ये बताइए कि ये जो रिएक्शनरी सियासत है, ये जो खान साहब का असलूब बन गया, तरीका बन गया, और यही तरीका कार तो पीपल्स पार्टी का हुआ करता था जब भुट्टो साहब के जमाने में उन्होंने बहुत रिएक्शनरी सियासत की। लेकिन जब बीबी साहिबा का जमाना आया तो उन्होंने नेशनल कंसेंसस की तरफ भी गई। उन्होंने ये भी देखा कि हालांकि ये सारा का सारा तरीका सिखाया हुआ तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का है कि रेजियसनेस क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, और लोगों को, आवाम को किस तरीके से उठाया जाता है, आवाम को बढ़ाया कैसे जाता है, और सियासत की कैसे जाती है। लेकिन मुझे ये बताएंगे मैडम कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे उनको एतमाद नहीं, एमक्यूएम को एतमाद नहीं था तो उन्होंने बायकॉट कर दिया, और ये कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं लेकिन सियासत भी करना चाहते हैं, और अंडर द टेबल, ओवर द टेबल हर तरीका कार भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पीटीआई चाहती क्या है, और ये जो इंतखाबात करवा के वो रिजल्ट क्या लेगी और फिर कहेगी कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं मानी? लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, बस मुझे भी 1 मिनट आप दे दें, मैं अपनी बात को कम्मल कर दूं। जी प्लीज। उसके बाद जब इमरान खान साहब को हुकूमत मिली तो तब भी उन्होंने वो जिम्मेदारी जो कि एक सरबराह मुमलिकत की होती है वो नहीं पूरी की, और वो एक आइसोलेशन में रहे। उन्होंने किसी से हाथ मिलाना गवारा नहीं किया। अगर हम उस वक्त की बात करें कि चाहे वो कश्मीर का इशू था, चाहे वो मईशत की बात थी, उनको मिसाक के मईशत भी ऑफर किया, कश्मीर के इशू के ऊपर ज्वाइंट सेशन की भी बात हुई, कौमी सलामती की मीटिंग से भी वो बाहर रहे, जब कश्मीर के ऊपर करारदाद पेश करनी थी उस वक्त भी वो बाहर थे, और उन्होंने एक ऐसा बयानिया अपनाया जो चोर का था, जो एलिगेशंस का था, जिसको आज आप कहते हैं कि केसेस खत्म हो रहे हैं। तो मैं आपकी जरूर तवज्जो दिलाना चाहूंगी कि आप जो चेयरमैन नैब के उस वक्त का जो वाकया था उसको आप तैयबा बीबी का उसको आप भूले नहीं कि ब्लैकमेल करके आपने चेयरमैन नैब को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। फिर उसके बाद आज ऑपोजिशन में भी है तो यही हाल है। लेकिन जो शख्स जमहूरियत पर नहीं अमल करता, यकीन नहीं रखता, वो कभी भी पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पे गामजन नहीं कर सकता। आपने बात की शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की, वो पाकिस्तान के आईन के खालिक, वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम को उन्होंने मुस्तहकम किया, और जहां जरूरत पड़ी उन्होंने डायलॉग को फरोग दिया। और यही हमने देखा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की सियासत को भी, कि उन्होंने भी नो कॉन्फिडेंस मूव का सामना किया और बड़े बावकार तरीके से किया।
और आज अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करें तो आसिफ अली जरदारी साबिक सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान खप्पे का नारा उस वक्त लगाया जब पाकिस्तान इंतशार का शिकार हो सकता था शहीद बीबी की जो है बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद। आज लेकिन हमने तमाम तहफ्फुज़ात के बावजूद 2018 में पार्लियामेंट पे आके बैठे ताकि जमहूरी निजाम चले। बल्दियाती जो इदारे उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की कराची में, ठीक है। इमरान खान बल्दियाती इदारों को खत्म करने वाले थे, चाहे आप केपी की बात करें चाहे पंजाब की बात करें। अब भी जो प्रोसेस है उसको वो चाहते हैं कि उसके ऊपर एक बदएतमादी रहे। एमक्यूएम इसलिए हिस्सा नहीं ले सकी क्योंकि एमक्यूएम के अपने इश्यूज थे, उनको एक यूनिफिकेशन की तरफ वो जाना चाह रहे थे, अपनी जमात को मुनज़्ज़म करना चाह रहे थे। और एक बात जिसका पीपल्स पार्टी मुसलसल कहती रही कि हमें सेंसस के ऊपर तहफ्फुज़ात थे। अच्छा, जी मैडम, यहाँ पे मैं आपके रोक के करना चाह रहा था कि ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से एमक्यूएम को एक तहफ्फुज़ात थे, उन्होंने कहा कि 70 यूसीज हमारी और बनती हैं, हमारी 90 की, 70 की, 80 की, उनकी तकरीबन पॉकेट्स और भी थी। उन्होंने कहा कि 53 कम अज कम इलेक्शन कमीशन मान गया और उसके बाद फिर उन्होंने 53 भी उन्होंने हल्का बंदियां उनको और नहीं दी। चुनाचे वो उनका टेक्निकल जो भी उनका जहन था उसके मुताबिक उन्होंने अपने जो नजरिया था उस पर उन्होंने बायकॉट कर दिया। तो खान साहब को इलेक्शन कमीशन पे यकीन नहीं तो बायकॉट क्यों नहीं कर देते? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब को अपने पे यकीन नहीं, अपने पे यकीन नहीं। यानी जिस शख्स के पास 3.5 साल की हुकूमत करने के बाद कारकर्दगी दिखाने के लिए एक इंजर्ड लेग और एक बैंडेज हो और कारकर्दगी के नाम पे जो है उनका जो सफा है वो सिफर हो, सादा हो, वो 111 बिलियन का पैकेज, उससे पहले पता नहीं 267 बिलियन का पैकेज, वो यूनिवर्सिटी हैदराबाद की जिसका इफ्तिताह जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुआ, उन सबका कोई वजूद नहीं था जमीन पे, ठीक है। उन्होंने सिंध के साथ जो उनकी, मुझे नहीं पता क्या सोचती, लेकिन मैं क्योंकि मेरा फार्मिंग से ताल्लुक है, तो हमारे दो महीने पानी नहीं हमें मिला, पानी की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी, रिसोर्सेज की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी। जब उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है और वो एडवर्टाइज कर रहे हैं एक इंजर्ड लेग को, और उनकी वो इंजरी आज तक जो है वो दुरुस्त नहीं हुई, तो जो फ्रैक्चर उन्होंने पाकिस्तान को किया है, जो इंजरीज उसने पाकिस्तान को लगाई है, वो कैसे इतनी जल्दी रिपेयर हो जाए? अच्छा, और ये भी ऐसे था, और जमात इस्लामी के जो वहां पे रहनुमा है जो कि लीड ले रहे हैं, और अच्छा भला वो पीपल्स पार्टी के साथ उनका हाथ भी मिलाना, ऑफ कोर्स मशीनरी की बात तो सही है, और पीपल्स पार्टी ने बहुत पहले कह दिया था कि हमें जमात इस्लामी की हम जो है वो मैंडेट को तस्लीम करते हैं। लेकिन अब ये सिर्फ 45 सीट्स है इनके पास जो यूसीज हैं, उसके साथ इन्होंने अब ये कहते ये है कि हम ना मिलिटेंसी करते हैं ना हम हथियार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर इनके 2-3 बंदे पकड़े भी गए और फिर ये अंडर द टेबल भी काम करते हैं। सारी सियासत में जो मामलात ये और या हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह थी, ये बाकियों पर इल्जाम लगाते थे, ये खुद भी उसी चीज में इन्वॉल्व हो गए। तो मुझे फरमाइएगा कि ये क्या चाहते क्या है, मतलब ये प्रोसेस को सही तरीके से सिर्फ डिले चाहते हैं, रिले चाहते हैं, ये करना क्या चाहते हैं? देखिए, जब आप अपने मैंडेट की बात करते हैं तो आपको दूसरी पार्टीज के मैंडेट को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो पीपल्स पार्टी ने किया। पीपल्स पार्टी का जो मैंडेट है वो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है। अगर आप हेल्थ का स्ट्रक्चर देखें सिंध का, आप NICBT को देखें, आप ट्रॉमा सेंटर्स को देखें, आप जो है देखें कि किस तरीके से फ्री ट्रीटमेंट हो रही है सिंध के। आप किसी भी बड़े शहर की बात कर लें, छोटे शहर की बात कर लें, आप धर की बात कर लें, सखर की कर लें, नजीराबाद की कर लें, लाड़काना की बात कर लें, हैदराबाद की बात कर लें, देखिए एक पूरा एक जो है एक फैसिलिटी है जो आवाम को प्रोवाइड हुई है। और ये ना सिर्फ सिंध के आवाम, पाकिस्तान के लिए हमारा जो एक स्लोगन है कि हमारा सिंध, हमारा जो है वो पाकिस्तान के लिए है, हम सबके लिए है, ठीक है। हमने वो जो एक तफरीक थी उसकी नफी की है कि आप सिंध के अंदर तफरीक ना करें। जब आप पंजाब के अंदर इंटीरियर पंजाब की तफरीक नहीं करते तो आप सिंध के अंदर भी ना करें। अच्छा, ये हमने कारकर्दगी की बुनियाद पर जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट का हम निजाम लेकर आए, यकीनन हमारे फंड्स रुके रहे, हमें सोवरेन गारंटीज पहले नहीं मिली, लेकिन जैसे ही हमें स्पेस मिली, अब आप ही देखिए, ये बात तो दुरुस्त है, पीपल्स पार्टी ने उनका मैंडेट पूरा माना है। जमात इस्लामी को तो सईद गनी साहब ने बहुत पहले ऐलान कर दिया था कि हम उनका मैंडेट मानते हैं। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं इंटरनेशनल कैनवस पे भी 2 बातें करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैडम ये बताइए, आपका सवाल था, बताइए। मैडम बताएगा कि पंजाब और KPK के इलेक्शन अगर हुए तो ये जनरल इलेक्शन होंगे, यानी कि हुकूमतें फिर अगले 5 साल के लिए होंगी? देखिए, बात ये आइन मुकद्दम है। पीपल्स पार्टी वो जमात है
जो कि आइन की खालिक भी है, आइन की सुप्रीमेसी पे यकीन भी रखती है और ये चाहती है कि आइन की बालादस्ती रहे। कोई भी चीज मावराए आइन ना हो, जो चीज आइन के मुताबिक है वैसे ही होनी चाहिए। और इमरान खान साहब को कहीं कौमी जिम्मेदारी का भी सबूत देना चाहिए। लेकिन मैडम अभी जो लड़ाई है, अभी जो झगड़ा है वो तो शफाफियत के नाम पे है ना, तो अगर ईवीएम पर आ जाती है तो शायद ये झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि ईवीएम की तरफ जाना चाहिए? देखिए, ईवीएम पे क्या खदशात नहीं थे? ईवीएम पे खदशात नहीं थे क्या? देखिए, जहां पे ईवीएम के खदशात क्या दूर हो सके थे, जब तक आप एक्सपेरिमेंटली एक चीज को आप ना अप्लाई करें, उसकी आपको क्रेडिबिलिटी यकीन नहीं हो। हमने तो आरटीआई सिस्टम के फेलियर को देखा भी और उसके बावजूद भी अपने तहफ्फुजात को नजरअंदाज करके तमाम जमातों को कायल करके पार्लियामेंट में बैठे। ईवीएम के ऊपर आपका जो है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की मैं बात बता रही हूँ कि हर आपके इंपॉर्टेंट महकमे का, चाहे वो आपका डाटा हैक हुआ, हमने ये देखा कि ईवीएम के ऊपर तहफ्फुजात को ये दूर नहीं कर सके। फिर उसके बाद मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपसे कहना चाहूंगी, और जिन पे इन्हिसार कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट्स के ऊपर, तो ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ अमेरिका में नहीं है, वो गल्फ कंट्रीज में भी है, वो मिडिल ईस्ट में भी है, और वो कंट्रीज हैं जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को अलाउ नहीं करती। ठीक है, वहां पे वो इलाके भी हैं दूर दराज के जहां पे ये इंटरनेट वोटिंग नहीं हो सकती। तो वो तमाम चीजें अगर इमरान खान साहब चाहते हैं कि सिर्फ मैनोवरिंग करके इलेक्शन जीता जाए, मतलब टेक्निकलिटीज वो बता नहीं रहे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब किस बात के ऊपर कर रहे थे कि वो उधर हाथ मिलाना चाह रहे हैं, और इधर बिलावल साहब ने तो जो स्टेटमेंट की वो जबरदस्त थी। शहबाज शरीफ साहब जो है वो 180 डिग्री डिफरेंट बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि डिफरेंट नहीं कह रहे, वो भी यही बता रहे हैं कि जी हमें रीजन के अंदर जो पीस है प्रोसेस उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली पीस प्रोसेस जब तक हमारे जो मामला है कॉन्फ्लिक्ट के, जिनके ऊपर हमारे तहफ्फुजात है, वो हल नहीं होंगे तो कभी भी देरपा अमन नहीं हो सकता। देरपा अमन उसी वक्त होगा, देखिए अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर का मसला हल हो जाता है, तनाज़ुर जो है वो तय हो जाते हैं, तो हम जो अपने इतने जो सिक्योरिटी पर, डिफेंस पे जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, जितना वो हम दोनों मुल्कों की आवाम की फलाह और बहबूद के लिए खर्च कर सकते हैं। खित्ते के अंदर अमन होगा, बेहतर तिजारत हो सकती है, हम फायदा ले सकते हैं। जी ठीक है, जी ठीक है मैडम, टाइम शॉर्ट है मैडम, टाइम शॉर्ट है, आपका पॉइंट आ गया। सेनेटर सहर पीपल पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने वक्त दिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन हमारे साथ माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर 150 से 200 अरब रुपए जमा करना है, IMF की तरफ हम जा रहे हैं, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, मिनी बजट की तरफ जाना पड़ेगा, और इस किस्म के हुकूमत जो है वो सख्त फैसले लेने जा रही है ताकि IMF का तातुल जो है वो खत्म ना हो सके, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि पिछले 11 महीने में दोनों हुकूमतों ने, इससे पहले इमरान खान की हुकूमत और शहबाज हुकूमत, दोनों ने पाकिस्तान की मईशत को दानिस्ता तबाह बर्बाद किया है। इस बात दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। मकसद ये था कि जो मुल्की अशराफिया है, जिसके सपोर्ट से इक़्तिदार में आया जाता है, उनको फायदा पहुंचाया जाए और उसका बोझ पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम और पाकिस्तान की मईशत पर डाल दिया जाए। दूसरे बैरूनी अशराफिया है, उस बैरूनी अशराफिया में आप अमेरिका को भी कह सकते हैं, IMF को भी कह सकते हैं। इन दोनों अशराफिया का एक गठजोड़ है। इस बात के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि दोनों हुकूमतों ने जानबूझ के IMF के साथ जो मामला तय किए उनकी दानिस्ता खिलाफ वर्जी की। हालांकि उनके इल्म में था कि इस मर्तबा अमेरिका के इशारे पर IMF का रवैया बहुत सख्त है, कोई लचक नहीं दिखा रहा। तो फिर क्या जरूरत थी? कम से कम 4 मैं सबूत दे सकता हूं कि इन दोनों हुकूमतों ने जो मुआहदे किए, मामला तय किए, उसकी दानिस्ता खिलाफ वर्जी करके और IMF के प्रोग्राम को मुश्किलात में डाल दिया, जिसके मईशत तबाह होती चली गई और अशराफिया का फायदा हो गया और बैरूनी अशराफिया का भी फायदा हो गया। फायदा ये हो गया कि अब जब IMF का कर्जा मिल जाएगा, उसके बाद दोस्त ममालिक से भी आपको पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद जनेवा कॉन्फ्रेंस में जो पैसा देने के, कर्जे देने के वायदे हुए हैं 3 साल में, वो भी मिल जाएंगे। लेकिन और वर्ल्ड बैंक का भी कर्जा मिल जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद मईशत सिर्फ बुरान से निकलेगी, मुश्किलात का शिकार नहीं होगी, महंगाई बढ़ती चली जाएगी और अगली हुकूमत फिर IMF के पास जाएगी। हमें इस दलदल में फंसा दिया गया है। अच्छा अब जो मैं बात कर रहा था सर, ये फरमाइएगा कि जैसे अब ये मिनी बजट की बात हो रही है,
इसके अंदर जो सेंट्रल बैंक के फॉरेन रिजर्व्स हैं वो आपके ड्रॉप किए हैं तकरीबन 4.3 पर। अब उन्होंने कहा कि चंद करोड़ बढ़ भी गए तो 4.6 हो जाएगा। 1 अरब की आपको इंटरनेशनल बैंक्स को कुछ पेमेंट्स आपने की, तो फॉरेन रिजर्व सर आपका कम से कम हो रहा है और उसके अंदर 300 अरब रुपए जो है वो डिपॉजिट है सऊदीया का। और अभी उन्होंने चेंज भी किया कि 5 अरब रुपए जो मजीद देने थे तो सऊदीया ने कहा कि हम डिपॉजिट नहीं दे रहे। इसी तरह यूएई ने भी कहा, वर्ल्ड बैंक ने भी इनकार किया। तो जब तक आईएमएफ क्लियर नहीं होगा तब तक मामला सही नहीं होगा। तो इमरान खान की गवर्नमेंट और अब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, क्या ये आईएमएफ को मैनेज नहीं कर पा रहे और हमारे जो रिजर्व्स के मुताबिक हमारी प्लानिंग किस तरफ जा रही है सर? देखिए, आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा है, उसमें बहुत सारी चीजें आपने कवर कर ली हैं। अब मैं आपको पहले ही बता दूं, 28 फरवरी 2022 को आप चले जाएं, जब इमरान खान साहब ने आईएमएफ के साथ मुआहिदा तोड़ा था, तहरीरी मुआहिदा जो उन्होंने खुद किया था, तो उसके बाद 1 महीने के अंदर, स्टेट बैंक के फिगर्स में आपको बता रहा हूं, 1 महीने के अंदर हमारे रिजर्व गिरे $5 अरब। यानी 28 फरवरी को हमारे रिजर्व थे स्टेट बैंक के $16.4 अरब। 1 महीने में $5 अरब गिर गए। तो ये तो तबाही बर्बादी का नुस्खा था। लेकिन इस हुकूमत के दौर में 9.5 महीने में मजीद $6.8 अरब गिरे। तो अब आप ये देखते हैं कि 1 महीने में गिरे $5 अरब इमरान खान साहब के दौर में, जब मुआहिदा था। इस हुकूमत के दौर में $6.8 अरब गिरे। अब इस वक्त है $4.6 अरब। ये तमाशा हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि इमरान खान साहब ने, तो आपको पता था, हंगामा आराई हो रही थी। इस हुकूमत ने ये किया कि अब जो आपका सवाल है मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, उससे बाहर नहीं जा रहा। हुआ ये था, आईएमएफ ने इनसे ये कहा कि भाई आपके यहाँ टैक्सों की चोरी हो रही है, आप रोकना नहीं चाहते, आपके शान अखराजात हो रहे हैं, आप जो है ना उनको कम करने के लिए तैयार नहीं है। आपका जो रुपए की कदर है वो आपने इस अफगानिस्तान स्मगलिंग होती रही, उसके बाद सट्टेबाजी होती रही, उसके बाद हुंडी हवाले का कारोबार होता रहा। क्या हमें पता नहीं है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि देखिए 177 रुपए था डॉलर का 28 फरवरी को, उसके बाद ये 239 हो गया। इसीलिए कि आपके रिजर्व गिर रहे थे और सट्टेबाजी हो रही थी, स्मगलिंग हो रही थी, कोई रोक नहीं रहा था। तो लेकिन जो अहम तरीन सवाल है कि एक मुतवाजी मार्केट वजूद में आई है जो पाकिस्तान में 75 साल में कभी नहीं आई, उसका रेट चल रहा है 260 रुपया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। 265। अब आईएमएफ क्या कह रहा है? आईएमएफ ये कह रहा है कि भाई आप रुपए की कदर को आजाद छोड़ दें। तो पहले तो आपने जबरदस्ती गिराया, डॉक्टर साहब तो कहते थे मैं 200 रुपए पे लेके आऊंगा, तो 239 हो गए। अब आईएमएफ ये कह रहा है जी आपने तो खुद 260 265 का आपका मुतवाजी मार्केट चल रही है, तो वो 260-65 हुआ क्यों? इसलिए हुआ कि आपने अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रही थी नहीं रोका, सट्टेबाजी रोकी, और जो बैंक सट्टेबाजी कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। हुंडी हवाले का कारोबार उरूज पे था, तो रिजर्व जो गिर रहे थे तो नजर आ रहा था, तो हमने तो अफगानिस्तान की स्मगलिंग तक को नहीं रोकी। अच्छा सर, मुझे यहाँ बताइएगा कि जैसे जो डॉलर वाला मैटर है उसके अंदर आप देखें कि ये 10 सेंट्रल बैंक्स थे जिनको डार साहब ने मैनेज करना था। अभी मैंने सुना है कि 15 रुकनी इकोनॉमिस्ट की टीम है, पता नहीं कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिनको उन्होंने ले लिया और फिर भी वो पाकिस्तान नहीं ठीक कर सकते, और वजीर खजाना इनको हर हालत में जो है वो इंपोर्टेड ही चाहिए। ये एक अलग फिनोमेना है। लेकिन सर ये बताएं कि ये लोग ये मैनेज नहीं कर पा रहे कि किनुओं के अंदर जो है, किनुओं के क्रेट के अंदर डॉलर स्मगल होते रहे, और अब इंटर बैंक जो कार्ड है, इंटरनेशनल आपका अकाउंट हो और उसके अंदर भी जो डॉलर है वो ओपन मार्केट का है, इंटर बैंक मार्केट का नहीं है। यानी 220 पर मैं बेच नहीं सकता, और वो अगर मैं खरीदूंगा तो मुझे 270 280। इसी तरीके से एलसीज का भी मैटर चल रहा है, एलसीज ही नहीं खुल रहे। तो जिस कंडीशन में ये लेकर आ रहे हैं, और टैक्सेशन ये कह रहे हैं कि 300 अरब, ये 3 से 4 अरब रुपए हर हालत में बड़े टैक्स लगा के अवाम का बेड़ा गर्क करके उनसे खींच के जो है वो हमें खजाने में डालने होंगे। तो ये तरीकाकार और रवैया जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ अवाम को पस्ती में लेकर जाएगा, हुकूमती अशराफिया तो जो है वो तरक्की करती जाएगी। क्या फरमाएंगे आप? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की है, लेकिन मैंने जो पहला शुरू किया था आपसे, मैंने ये कहा था एक मुल्की अशराफिया है, एक बैरूनी अशराफिया, इन दोनों के अंदर एक गठजोड़ है। आपको मैं दस्तावेजी सबूत मौजूद है कि पिछली कई दिहाइयों से, मैं बड़ा आम बात बता रहा हूँ, पिछली कई दिहाइयों से पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों ने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान आईएमएफ के चुंगल में फंसा रहे। इसलिए कि आप जब आवाम पर बोझ, टैक्सों का बोझ डालते हैं तो कोई बहाना तो चाहिए। वो बहाना है आईएमएफ की शराइत। आपको पता है इसी हुकूमत के दौर में 1700 अरब रुपए के टैक्स लगाए गए थे पहले मिर्जा के जमाने में।
तो एक तो मैं जो चीज आपको बता रहा हूं कि हमारी तमाम हुकूमतें बेचैन हैं कि आईएमएफ के प्रोग्राम में फंसे रहे, बाहर ना अच्छा सर, निकले। मिफ्ता साहब के ऊपर मुझे ये बताएं, जब सर ये हुकूमत में थे। नहीं, अगर आप जब आपने इतना लंबा सवाल किया तो बात कम से कम सुन तो लेना। प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आपसे कह रहा हूँ आईएमएफ चाहता है कि आप उसके प्रोग्राम से बाहर ना निकलें, इसके दस्तावेजी सबूत हैं। ये बड़ी बड़ी गलतफहमी है कि आईएमएफ हमें कर्जे नहीं देगा, वो आपको जरूर कर्जे देगा, तबाह बर्बाद करने देगा, वो नहीं निकलने देगा। और मेरे पास सबूत है कि आईएमएफ ने हमें माजी में कहा कि आप हमारे पास आए, हम आपको कर्जा देंगे। अमेरिका आपको आईएमएफ के प्रोग्राम से नहीं निकलने देगा, ये गठजोड़ है। ये जहन से निकाल दें कि हम आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ये प्रोग्राम रहेगा। अवाम पर मईशत को तबाह करके अवाम पर टैक्सों का बोझ डालने का जवाब पैदा किया जा रहा है। बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, गैस के नर्ख बढ़ेंगे, पेट्रोल के नर्ख बढ़ेंगे, जनरल सेल्स टैक्स बढ़ेगा। मसाइल मौजूद है, हल क्या है आईएमएफ के अलावा? हल क्या है? नहीं, इन्फ्लेशन के ऊपर मतलब 40 से 50% तक जाते हैं और आईएमएफ ने इन एनी केस, सर आपका क्या ख्याल है, वो सारा कुछ बोझ हम पर डालकर आईएमएफ इन एनी केस हमें बेल आउट पैकेज दे देगा? आप क्या फरमा रहे हैं? 100% बेल आउट पैकेज देगा, 100% देगा, हर हालत में देगा। देखिए खेल, मैं वही तो आपको बात मैं खेल समझ रहा हूं सर, आपका बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। 23 जनवरी को अमेरिका का एक वक्त यहाँ आ रहा है जी सर, और उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। वो कहेंगे जनाब आपके मुल्क में दहशतगर्दी की वारदातें शुरू हो गई हैं, ईरान की सरहद से भी हमले हुए हैं, अफगानिस्तान की सरहद से भी हुए हैं, पाकिस्तान में रोजाना हो रही है। वो कहते हैं जी यह दहशतगर्दी बाहर भी हो सकती है, तो प्लीज डू मोर। उसके लिए वो शराइत देंगे और उसके बाद आईएमएफ को हुक्म मिलेगा कि पाकिस्तान पर सख्त शराइत आयद करके इनको कर्जा दे दो। एग्जैक्टली। मैं आज कह रहा हूं। वेरी लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो गठजोड़ के बाद सीपैक, हमारे सेंट्रल एशियन स्टेट और इन लोगों के साथ जो ताल्लुकात होंगे, इसकी क्या होगी? और चाइना के साथ ताल्लुकात हमारे कैसे रहेंगे सर, ये गठजोड़ जो आईएमएफ का? चाइना को ये पता है कि पाकिस्तान की मदद वो अकेले नहीं कर सकता, इसलिए कि पाकिस्तान को जो कुछ चाहिए उसमें आईएमएफ की जरूरत पड़ती है, वर्ल्ड बैंक की करती है, जिसके लिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जरूरत है। चाइना ये बात समझता है, वो बेवकूफ नहीं है। चाइना ने जो सीपैक बनाया उसका मुफाद हमसे ज्यादा है, वो हर कीमत पर सीपैक पर उस हद तक अमल करेगा जो उनकी जरूरत है, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। सीपैक से उनको हमसे ज्यादा फायदा है, कोई 20 अरब डॉलर का होगा से, तो वो तो ये चलाएंगे। हमारा कहना है, मैं जो आपसे जुमला कंप्लीट करना चाह रहा था, एक ही तरीका है कि हलफनामा लेने के बाद कानून ये बनाया जाए कि जब अगला इलेक्शन हो, जो पार्टी सियासी पार्टी के बिहाफ पे इलेक्शन लड़े वो हलफनामा दें कि अगर हमने टैक्स या नहीं किया तो हमारी मैंडेट खत्म हो जाएगी, हमारा इलेक्शन खत्म हो जाएगा। अगर ये आप नहीं करते तो सारी दुनिया से आप कर्जे ले लें। बहुत माकूल बात, वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, हमारे साथ माहिर मुआशियात शम्सुल इस्लाम साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी शुक्रिया। सर आईएमएफ आ रहा है, मिनी बजट भी आ रहा है, उसके साथ जो है महंगाई की शरह में भी इजाफा होगा। आपको क्या लगता है, डार फार्मूला नाकाम हो गया है? जी बिल्कुल नाकाम हो गया है। और आप ये सब चीजें जो आज हो रही है, ये इकोनॉमिक्स की 101 की सरहन गलतियां की गई हैं, उसके अगेंस्ट पॉलिसीज चलाई गई हैं। पाकिस्तान में मार्च में अगर देखें तो इन्फ्लेशन भी इतना ज्यादा नहीं था, एक्सचेंज रेट भी सही था, एक्सपोर्ट्स भी उस वक्त तक बढ़ रही थी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी पॉलिसी हुई, स्पेशली जब डार साहब ने ऐलान किया कि 200 रुपए का डॉलर कर दूंगा, उसके बाद से जब इंटरबैंक मार्केट में उसको क्लैंप कर दिया गया तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो घटना शुरू हो गई तेजी से, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी इन्फ्लेशन इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से बढ़ चुका था। ग़िज़ाई इन्फ्लेशन से लेकर दूसरी कमोडिटीज तमाम की तमाम बढ़ चुकी थी। और इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो उस वक्त रुपया आपका कमजोर होता है, ताकतवर नहीं होता। लेकिन इसको मसनूई तौर पर ताकतवर रखा गया और फिर दरामदाद को मसनूई तरीके से डिलेड मोनेटाइजेशन करके कि कंसाइनमेंट पोर्ट पे पड़े हुए हैं और उनको 2-2 महीने तक डिले कर दिया गया, जिसकी वजह से आपने देखा कि इंडस्ट्रीज जो चल रही थी पाकिस्तान की, वो इंडस्ट्रीज भी एक से एक करके बंद होना शुरू हो गई। और आज तकरीबन हर इंडस्ट्री को देखें वो बंद होने के उस पर पहुंच चुकी है। तो सर ये फरमाइएगा कि ओपन मार्केट की ये जो डॉलर है वो ओपन मार्केट से ऑपरेट हो रहा है, बैंक जो है एलसीज नहीं खोल रहे, सामान बंदरगाहों पे ख़राब हो रहा है, प्लांट और मशीनरी पुर्जाजात, ये सारा मामलात जो हैं ये सारे लेट हो रहे हैं। बिजली का भी मामला है, 1 अरब 670 अरब रुपए आपने जो है वो डिस्कस और जिस्कोस का देना है, यानी आईपीपीस का मैटर भी इनसे सॉल्व नहीं हो रहा। अब आईएमएफ ने आना है, तो फरमाइएगा सर आईएमएफ इन एनी केस आएगा और ये टेक्निकल डिफॉल्ट नहीं होगा, लेकिन डिफॉल्ट तो हो चुका टेक्निकली आवाम के लिए, क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, टेक्निकली तो डिफॉल्ट हो चुका। आपने एयरलाइंस की पेमेंट नहीं की, आपने शिपिंग कंपनीज की पेमेंट की रिपेट्रिएशन नहीं की, आपने फॉरेन कंपनीज जो यहाँ पर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उनकी रिपेट्रिएशन को रोक दिया, आपकी जो इंपोर्ट्स हैं इंपोर्ट्स को करके आपने पोर्ट्स पे रोक दिया। तो टेक्निकली तो आप करके आप एक डिलेड टैक्टिक्स यूज करके आर्टिफिशियली तरीके से जो इकोनॉमिक्स जो कहती है वो मार्केट की फोर्सेस को खुला छोड़ा जाता है। आप उसको अपनी पॉलिसी के जरिए एक्सचेंज रेट को बढ़ा के महंगा डॉलर करके इंपोर्ट कम करते तो वो आपका एक इंपैक्ट बुरा नहीं आता। लेकिन आपने इंटरबैंक मार्केट में उसको रेट को आर्टिफिशियली मजबूत करा, रुपए को मजबूत किया और साथ ही आपने बुराई करी। अब कॉन्ट्रैक्शन जब आपकी बिजनेस की हो गई तो टैक्स का भी आप देखें कि जो आपके महासिल दिसंबर में रिसीव हुई है रेवेन्यू वो कम हुए हैं। और आगे जाके अब आपको जो है आईएमएफ ये कह रहा है कि आपने एक तो अपने एक्सचेंज रेट को फ्री फ्लोट करना है, क्योंकि ये एक्सचेंज रेट जिस रेट पे छोड़ा हुआ है 229 रुपए 95 पैसे में बंद हुआ था तो वो तो आर्टिफिशियल है। मार्केट में तो 260-63 रुपए का डॉलर नहीं मिल रहा और कई एक्सचेंज रेट बन गए। तो इसके बाद आप जब इसको खोलेंगे तो एकदम से आपका जो है जो आपने ब्रेक लगाया था उससे क्या होगा कि आपकी हर चीज महंगी हो जाएगी और डॉलर जो है वो इंटरबैंक मार्केट में जो है 275-280 तक भी जा सकता है, ओपन मार्केट के करीब पहुंच जाएगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अशराफिया है, एक है हमारे जो हमारे मुल्क की अंदरूनी जो माफिया है, एक इंटरनेशनल माफिया है। उसके तहत सर ये बताइए कि जो ओपन मार्केट खोला गया, डार साहब ने जो है वो जानबूझकर ओपन मार्केट को ताकत दी। अब हालत ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू भी इंटरनेशनल बैंक भी आप ऑपरेट करते हैं तो आपको जो है वो इंटर बैंक का रेट नहीं मिलता डॉलर पे, आपको ओपन मार्केट का यानी 270, 280, 260 इस पर रेट मिल रहा है, यानी खुली यानी बदमाशी चल रही है सर। अब ये फरमाइएगा कि आईएमएफ जो है उन्होंने इंडिया दे दिया, वर्ल्ड बैंक ने तो इनकार कर दिया, सऊदी अरब ने 5 अरब रुपए डिपॉजिट कराने थे वो भी उन्होंने वापस ले लिए, हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो 4.3 पर है, वो कह रहे हैं 300 करोड़ समथिंग ऊपर चला गया तो चले 4.6, 1 अरब रुपए की आपने वापस कर दी, टेक्निकली 3 अरब रुपए अभी भी सऊदीया का पड़ा है। तो अब आपके पास 1.3 या 1.6 जो है वो रिजर्व पड़े। आईएमएफ सर आप क्या करेगा, वो दे देगा? क्योंकि गठजोड़ समझ के मुझे जवाब दीजिएगा सर। ठीक है जी, इन सारी चीजों को जो आज आप करने जा रहे हो जिसका आपने इंदिया दिया कि अब हम ये सारी शराइत करेंगे और मीटिंग भी बड़ी लंबी लंबी करेंगे, ये आपको बहुत पहले करनी चाहिए थी, आपको आते ही शुरू कर देना चाहिए था। क्योंकि इकोनॉमी जिस हाल में पहुंच गई है अब आपकी, आप अब जितनी आपने समझे कि एक मरीज को आप इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर पे लेकर आए हैं, उसकी ब्लीडिंग मुसलसल हो रही है, आप ब्लीडिंग नहीं रोक रहे थे, आप आर्टिफिशियली उसको खून दिए जा रहे थे। उस हालत में अब आपको देखिए आईएमएफ के साथ भी आपकी जो है कि अगर आपने उस प्लान को मान लिया है मन तो फिर आपका जो है हो सकता है आईएमएफ आपका जो है एक्सेप्ट कर ले और आपका ट्रांस रिलीज। अवाम क्या करेगी सर, अवाम क्या करेगी? आईएमएफ को आपको मनोन मान लेते हैं, उनकी मंजूरी कर लेते हैं, पेट्रोलियम लेवी के ऊपर भी बात मान लेते हैं, टैक्स जो है वो 3 अरब रुपए उन्होंने कहा है कि आप हमें कहीं से भी जमा करके दें। अच्छा, ये सारा का सारा अवाम को निचोड़ के जो टैक्स ले लेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स और एक्सीडेंटल टैक्स, ये जो सिलाबी टैक्स सर लगाया है उन्होंने, ये भी एक बड़ा जुल्म है, ये भी करते हैं। बिल्कुल, तलाबी टैक्स के ऊपर तो ममानत कर दी है इंटरबैंक, अपना आईएमएफ ने भी मना कर दिया है नहीं, और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि नहीं आप लगा सकते। अब मसला क्या है कि इन्होंने माफियाज के ऊपर अवाम को छोड़ दिया है और जानबूझकर ऐसी गलती की है जिसकी ना सिर्फ इनको सियासी कीमत अदा करनी पड़ रही है बल्कि जो माशी कीमत है वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस नहज पे ले गए कि आज आपकी जो है अराउंड $4 बिलियन की एलसीज जो आपने डिलीट करके रखी है, जिनकी अप्रूवल नहीं दी, वो पड़ी हुई है। जिस दिन आप ये सारा खोलेंगे उसी दिन आपके जो है एक्सचेंज आपका जो है ड्राई हो जाएगा, आपका रिजर्व जो पड़ेगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आज आप नेगेटिव रिजर्व्स में खड़े हुए हैं, आपने रिजर्व जो सेफ डिपॉजिट थे वो भी खर्च कर लिए और उसके बावजूद आपकी कोई बेहतरी नजर नहीं आई। आपने कहा कि डॉलर को हम मजबूत रखेंगे, रुपया मजबूत होगा तो हमारा इन्फ्लेशन कम होगा, लेकिन आप देखिए हर महीने नंबर आ रहे हैं, इन्फ्लेशन आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तो वो कैच 22 की सिचुएशन इन्होंने खुद अपने लिए की है कि जिसकी वजह से आवाम अब इनसे बहुत बददिल हो गए हैं। किसी आम आदमी को अगर आटा 150 रुपए में खरीदना पड़ रहा है, उसको खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही, तो फिर वो क्या करेगा? अब आपकी जो है रमजान आ गया, ये जो मिनी बजट आएगा तो महंगाई का ये सुनामी होगा, निचले दर्जे का तूफान होगा, शिद्दत क्या होगी? क्योंकि कहा गया था ना कि जो लोअर तबका होगा उनको जो है उनके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा।
तो ये क्या कहें? सियासी बातें, ये सियासी बयानात दिए गए हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो है वो बोझ पड़ता ही हर चीज का आम आदमी के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर टैक्सेशन का सिस्टम जो है वो एट सोर्स रिडक्शन की जाती है, विद होल्डिंग टैक्स लगे हुए 85%, वो सारे के सारे पास ऑन होते हैं। इनके पास अब जो है सियासी तौर पर ये कंगाल हो चुके हैं, अब ये बैंक हो गए हैं, क्योंकि लोगों को इस कदर परेशान कर दिया है कि इंडस्ट्री से लेके आम आदमी जो रेडी लगाता था उसका कारोबार भी मुतासिर हो गया। आज तंदूर वाले के पास भी जो है कारोबार नजर नहीं आ रहा, उसके पास कोई ठेले वाले के पास नजर नहीं आ रहा, कोई इंडस्ट्री नहीं रही। हुकूमत से कुछ हो नहीं आ रहा, वो सारे ये कह रहे हैं कि जो सारे एनालिस्ट हैं वो गलत बातें बयान करते हैं, इस वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। मेरे ख्याल में क्या दुनिया वाले कमजोर हैं, यानी बाकी जो इंटरनेशनल उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है उनको नहीं पता कि पाकिस्तान के ये क्या हालात कर रहे हैं और प्लानिंग डिवीजन किस तरह चल रहा है और वजारत खजाना कैसे चल रही है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे चल रहा है। बिल्कुल जी, एफटीआई में बहुत ड्रास्टिक कमी आई है और इसमें मुसलसल कमी आ रही है, और इनके ऊपर जो ट्रस्ट है इन्वेस्टर का वो नहीं है। इसलिए ना फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में आ रहा है और ना लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, क्योंकि जो अनाउंस करते हैं उसका उलट ही होता है। अभी आपके सामने देखिएगा क्या हाल होगा कि पाकिस्तान की जो है, आप अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहोगे तो अब आपकी साल पूरा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आप अपने आप को मार्केट से निकाल चुके हो। डॉलर ही आपके पास आपका सर्वाइवल है, लेकिन आप वो ही नहीं आने दे रहे और आप जो है दूसरे ऐलानात करते जा रहे हो, टैक्स लगाते जा रहे हो, तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन आज ऑफिशियल पीबीएस कह रहा है कि 27% है, अगर फूड इन्फ्लेशन देखें 37 कर रहा है, वो आपका 50 से 60% है। आइंदा इन्फ्लेशन आपका 80% हो सकता है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माहिर मुआशियात शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा।